हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकिंग एस्पिरेंट्स। मैं दीपक कुमार सिंह आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि आज का वीडियो है कैसे हम रीजनिंग में 30 प्लस आराम से स्कोर कर सकते हैं 20 मिनट के अंदर। और मैं आपको बता दूं, ये कुछ मैं मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा हूं। मैंने खुद ये स्ट्रेटजी अपने ऊपर अप्लाई की है और मैंने इसका रिजल्ट पाया है, क्योंकि अभी अभी मैंने SBI क्लर्क 2020 क्लियर किया है। और तो बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस साल का रीजनिंग का ट्रेंड कैसा रहा है। तो इस साल रीजनिंग में हमें देखने को मिला है कि पजल बहुत मेजॉरिटी मार्क कंसिस्ट करते हैं। जैसे पजल में हर एग्जाम में, चाहे मैं बात करूँ SBI क्लर्क है, RBI असिस्टेंट हो गया या IBPS PO हो गया, उसमें पजल 22 से 25 मार्क गिरते हैं। तो पजल आपका बहुत वेटेज है। दूसरा, कोडिंग डिकोडिंग 5 मार्क गिरते हैं। ब्लड रिलेशन 3 मार्क, या ब्लड रिलेशन नहीं गिरे तो सिलॉग्स गिर जाते हैं 3 मार्क के। और इसके अलावा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज गिर जाते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि कैसे, अगर आप IBPS क्लर्क हो या IBPS PO जो एक और बार होने वाला है, या आने वाला SBI PO हो, उसको टारगेट कर रहे हैं, तो आप आराम से 30 प्लस ले आ सकते हैं, जिसके साथ आपके मार्क बहुत ही इंक्रीज हो जाएंगे। तो ठीक है, इसके पहले मैं आपको अपना जो मैं मॉक टेस्ट फॉलो करता हूँ ऑलिव बोर्ड का, मैं उसका आपको मार्क दिखाना चाहता हूँ, ताकि आपको भी पता चले कि मैं जो बात बोल रहा हूँ वो 100% करेक्ट है। तो जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, मेरा पहला मॉक टेस्ट है। इसका मार्क है, मेरे को मिले हैं 34, टोटल 35 में से रैंक 1 है, और मेरा परसेंटाइल 100% है। आप मेरे रैंक भी देख सकते हैं, मैंने 946 से रैंक 4 लाया हूँ, जो कि बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत अच्छे हैं। और दूसरा मॉक टेस्ट का देखिए, जिसमें मैंने 30 स्कोर किया है और मेरे परसेंटाइल भी 93.6 है। पर मैं यहाँ एक बात बता दूं कि मैं ये ऑलिव बोर्ड मॉक टेस्ट को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। मुझे पर्सनली ऑलिव बोर्ड का एनालिसिस बहुत पसंद है, इसलिए मैं ऑलिव बोर्ड का मॉक यूज़ करता हूँ। मैं बता दूं कि इस वीडियो में मैं दो कैटेगरी के किस्म के बच्चों के बारे में बात करूंगा। पहले जो 2020 में स्टार्टिंग कर रहे हैं बैंकिंग के लिए, जो टारगेट कर रहे हैं अपकमिंग एग्जाम, और दूसरे जो 1 साल से ज़्यादा हो गए, जो बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट उनको रीजनिंग में उतने अच्छे मार्क नहीं मिले, उतने अच्छे बोलूँ तो 30 प्लस मार्क। तो उन दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ही फ्रूटफुल होगा, तो बने रहिए लास्ट तक देखने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं बात करूंगा कि जो बच्चे इस साल बैंकिंग को फोकस कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब IBPS क्लर्क या हो गया, या IBPS PO जो एक और बार होने वाला है, तो उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी रहना चाहिए, क्योंकि 30 दिन बचे हैं। तो उनके लिए कैसे कैसे वीक को डिवाइड करें कि हम रीजनिंग में अपने मार्क्स मैक्सिमाइज कर सकें। तो मैं कुछ जब प्रिपरेशन करता था, तो मैं ऐसे करता था कि मैं 4 वीक में डिवाइड कर लेता था अपने हर सब्जेक्ट को। तो जैसे कि मैंने रीजनिंग के बारे में अगर इस बात में बात करूँ, तो पहले वीक में मैं क्या करता था कि मैं कहीं भी जाके किसी भी मॉक टेस्ट, जो मॉक टेस्ट मुझे अच्छा लगे या मेरे लिए अफोर्डेबल हो उसका प्राइस, मैं वो खरीद लेता था। उसका सेक्शनल मॉक में खरीदता था, मैं उसका रीजनिंग मॉक खरीदता था। तो रीजनिंग के साथ आपको क्वांट और इंग्लिश भी मिल सकता है रीजनिंग में। तो मैं क्या करता था ना, पहले वीक में मैं रीजनिंग का मॉक देता था खाली, क्योंकि मैं इस वीडियो में रीजनिंग के बारे में बात करूँ तो रीजनिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करूँगा। तो जैसे कि मैंने बोला कि मैं खाली 20 मिनट रीजनिंग का मॉक देता था। मॉक देने के बाद और 20 मिनट मैं उसको एनालाइज करता था। इससे क्या होता था ना, जब मैं बिगनर था तो मुझे पता चल जाता था कि किस टाइप के क्वेश्चन गिरते हैं और किस लेवल के क्वेश्चन गिरते हैं। और मैं वास्ट मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन भी कर सकता था, क्योंकि एक मॉक में आपको 35 क्वेश्चन मिलते हैं। तो अगर ऐसे आप 5-6 रीजनिंग के सेक्शनल मॉक दे दे, तो बहुत टाइप के क्वेश्चन आपको पता चल जाएंगे, लेवल पता चल जाएगा। फिर ये तो मेरा सुबह का रहता था प्लान। मैं खाने के बाद दोपहर को क्या करता था, बेसिकली अड्डा 247 का ऐप है, उसको डाउनलोड करता था। वहाँ वो लोग डेली क्विज अपलोड करते हैं, जो 10 मिनट का होता है, 15 मिनट का होता है। उसमें 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं। बट वो जो सेक्शनल मॉक बोले या मिनी मॉक बोले, उससे मेरा स्पीड बहुत इंक्रीज हो गया, क्योंकि मैं 10 मिनट के अंदर मैं करीबन 15 से 17 क्वेश्चन अटेंड करता था, जितने उतने में थे। तो उसमें मेरे को रैंक भी दिखाता था, तो मुझे और भी मोटिवेशन मिलता था। जैसे कि आपको पता है कि आजकल का जो एग्ज़ाम का पैटर्न चल रहा है, उसमें पज़ल बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। उसमें 22 से 25 मार्क पज़ल गिरते हैं। तो मैं पज़ल के लिए क्या करता था ना, कि अगर मेरे को पज़ल डिटेल में जानना है कि 2 से 3 मिनट के अंदर पज़ल कैसे करें, तो मैं यूट्यूब में जाके अंकुश लांबा सर का वीडियो देखता था। वहाँ पे उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया है कि आप एक पज़ल को 2 से ढाई मिनट के अंदर कैसे कर सकते हैं।
तो वो भी मैं देखता था। बेसिकली ये सब चीज़ मैं वीक 1 में करता था। वीक 1 में ये 3 चीज़ें करता था, सेक्शनल मॉक देना, अड्डा का क्विज देना और अंकुश लांबा का सर देखना, ये मैं डेली करता था। फिर जब एक बार मुझे पता चल गया कि मतलब पैटर्न कैसा है, क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, मतलब पज़ल में इजी आते हैं या मॉडरेट आते हैं, तो उसके बाद मैं वीक 2 में अपना स्ट्रॉन्ग पार्ट एनालिसिस करता था। जैसे मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है पज़ल, तो मैं कोशिश करता था कि 2nd वीक में मैं ये 3 चीज़ें जो वीक 1 में कर रहा था वो तो करूं, बट उसके साथ मैं पज़ल को थोड़ा ज़्यादा फोकस करूं। इस तरह मैं अपने स्ट्रॉन्ग पार्ट को 2nd वीक में एनालाइज करके उसको इम्प्रूव करता था, ताकि मुझे और भी कॉन्फिडेंस गेन हो। तो 2nd वीक में मैंने जैसे आपको बोला कि आप वीक 1 में जो कर रहे हैं करें और आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट एनालिसिस करें, और उसके साथ साथ आप 2nd वीक में उसी चीज़ को सेक्शनल मॉक में भी इम्प्रोवाइज़ करके अप्लाई करें, ताकि अगर आपको पता चल गया कि मान लीजिए आपका पज़ल स्ट्रॉन्ग पार्ट है, तो आप क्या करें कि पज़ल को भी प्रैक्टिस करें और सेक्शनल मॉक में भी पहले पज़ल से ही अटेंड करें, ताकि आपको पता चले कि आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट दिन ब दिन अच्छा होते जा रहा है या ख़राब होते जा रहा है। तीसरे वीक में मैं इसके बाद कोई भी एक टेस्ट सीरीज़ खरीदता था, चाहे आप बात कर लीजिए IBPS गाइड हो या ग्रेड अप हो, ऑलिव बोर्ड हो, किसी एक का मॉक टेस्ट खरीदता था, उसका फुल मॉक देता था। जब वहाँ पे मैं मॉक देता था और रीजनिंग सेक्शन आता था, तब मैंने 2 हफ्ते में जितने भी स्ट्रैटेजी किए हैं कि मैं पहले कौन सा क्वेश्चन अटेंड करूँ या कौन सा पार्ट मेरा स्ट्रॉन्ग है उससे अटेंड करूँ ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े, मैं वो स्ट्रैटेजी उस मॉक में अप्लाई करता था। तो ऐसे करीबन एग्ज़ाम से 1 हफ्ते पहले मैं 10 मॉक देता था और 10 मॉक में मैं वही सेम स्ट्रैटेजी अप्लाई करता था, ताकि एग्ज़ाम में भी मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। और फोर्थ चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, ये सब तो आप करेंगे ही, बट मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएं और आप रीजनिंग सेक्शन की मैं तो बात कर रहा हूँ, तो आपके पास मान लीजिए रीजनिंग सेक्शन इंग्लिश मतलब पैटर्न रहता है कि पहले इंग्लिश हो गया, फिर रीजनिंग हो गया, फिर क्वांट्स हो गया। तो जब आप रीजनिंग सेक्शन अटेंड करें, तब मान लीजिए रीजनिंग सेक्शन खुलते खुलते आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिख गया जो आपसे नहीं बनेगा, आपको लगा, मान लीजिए ब्लड रिलेशन खुल गया, कोई बच्चा ब्लड रिलेशन में अच्छा नहीं है, तो वो बिल्कुल ना घबराए। आप अपने स्ट्रैटेजी पे फोकस रखिए। जो स्ट्रैटेजी आप घर में इम्प्लीमेंट करते थे उसी को इम्प्लीमेंट कीजिए। आपको अगर कोडिंग डिकोडिंग अच्छा लगता है तो पहले कोडिंग डिकोडिंग करिए, फिर सिलोजिज्म करिए। आपको अगर पज़ल अच्छा लगता है तो पहले पज़ल करिए, फिर कोडिंग डिकोडिंग करिए, सिलोजिज्म करिए। ट्राई करिए कि पहले 7 से 8 मिनट आप अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर ले, ताकि जैसे 7 से 8 मिनट ख़त्म हो, आपने मिनिमम 10 क्वेश्चन कर लिए होंगे। तो उससे क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा और आपको अच्छा लगेगा कि नहीं, मैं ये कर सकता हूँ, 30+ ला सकता हूँ। तो और मैं ये यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करने वाला हूँ कि आप कोशिश करिए कि पज़ल बहुत मार्क गिरते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला 22 से 25, इस साल इतने ही मार्क के पज़ल देखने को मिले थे। तो आप ट्राई करिए कि पहले पज़ल करिए, क्योंकि आप पहले 20 मिनट में जब एग्ज़ाम पेपर खोलते हैं, मैं आता है आपके ऊपर रीजनिंग सेक्शन, तो आप इतने प्रेशर में नहीं रहते। तो अगर आप स्टार्टिंग में पज़ल को 1-2 मिनट ज़्यादा दे के भी कर रहे हैं, पज़ल आपका पज़ल हो रहा है, तो आपको पूरे 5 मार्क आपके हाथ में आ जाते हैं। जबकि अगर आप पहले मिसलेनियस करते हैं और लास्ट में पज़ल रखते हैं, तो प्रेशर आपके ऊपर बन जाता है। मेरे साथ तो यहाँ तक एक बार ऐसा भी हुआ था, पिछले साल IBPS PO जब मैं देने गया था, तो लास्ट के 3 मिनट बचे थे और एक बॉक्स बेस्ड पज़ल था, तो मैंने वो पज़ल कर लिया था, बट टाइम ख़त्म हो गया था, जिसके कारण मैं अपना ऑप्शन ही मार्क नहीं कर पाया। तो मेरे वो 3 मिनट बिल्कुल ही बेकार हो गए थे। तो मैं यहाँ पे एक सजेशन देना चाहूँगा, जिनका पज़ल अच्छा हो रहा है या पज़ल अच्छा करना चाहते हैं, वो अंकुश लांबा वीडियो सर जी का वीडियो देखिए, जो मैंने मेथड बोला अप्लाई करिए, ताकि आप स्टार्टिंग में ही ज़्यादा अच्छे से अच्छे मार्क ले आएँ। ताकि आप अगर, क्योंकि आप याद रखिए, अगर आप एक पज़ल करते हैं 5 मार्क मिलता है, तो आप करीबन 3 से 4 हज़ार बच्चों को कट करके ऊपर जाते हैं, जो आपके सिलेक्शन का रेट बढ़ा देता है। तो माइंड में ये रखिएगा। तो अब मैं बात करने जा रहा हूँ उन बच्चों के लिए जिन्होंने 1 से ज़्यादा साल अपने आप को बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए डिवोट किया है, बट फिर भी वो रीजनिंग में अच्छे मार्क नहीं ला पा रहे। तो उनके लिए मेरा 2 ही सजेशन होगा, और 2 सजेशन मुझे लग रहा है बहुत इनफ है। पहला सजेशन होगा, आपको देखना है कि आप रीजनिंग में कितने गलत कर रहे हैं।
मान लीजिए आप 32 अटेंड कर रहे हैं मॉक में और गलत कर दे रहे हैं 5, तो आप ऑलरेडी 23-24 मार्क ला रहे हैं। तो आपको लगेगा मेरे मार्क बढ़ ही क्यों नहीं रहे, लेकिन ये आपकी गलत फहमी है, आपके मार्क बढ़ चुके हैं। बट आपको जो ठीक करना है वो है आपके इनकरेक्ट क्वेश्चन। अगर आप 32 अटेंड कर रहे हैं, 0 गलत हो या 1 गलत हो, आपका एक्यूरेसी 100% रहे, तो ऑलरेडी आपके मार्क बढ़ जाएंगे ना, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप, मेरा सजेशन होगा, जो गलती आप कर रहे हैं उसको देखिए वो गलती क्यों कर रहे हैं। अगर वो गलती आपका मान लीजिए मिसलेनियस में हो रहा है, तो आप देखिए कि मिसलेनियस को ज़्यादा टाइम दीजिए, उसको ठीक करिए, उसको इम्प्रोवाइज़ करिए। अगर आप मान लीजिए आप पज़ल में वीक है, तो आप, मैंने जैसे बोला कि आप अंकुश लांबा सर का वीडियो देख सकते हैं, या जैसे बोला अड्डा 247 का मिनी मॉक दे सकते हैं जो डेली क्विज जो बोलते हैं, और या तो सेक्शनल मॉक दे सकते हैं। तो आप ऐसे प्रैक्टिस करके आप जो इनकरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं उसको कम करिए, 0 या 1 करिए, तो आप देखिएगा आपके मार्क ऑलरेडी बढ़ जाएंगे। और या तो दूसरी चीज़ होता है, अगर मान लीजिए कोई बच्चा ठीक कर रहा है बट एक लिमिट होता है कि मान लीजिए वो 23 या 24 से ज़्यादा अटेंड ही नहीं कर पा रहा है मेन एग्ज़ाम में, तो उसके गलत भी नहीं हो रहे। तो इन बच्चों के लिए मेरा सजेशन है कि जो मतलब अपने लिमिट तक पहुंच गए हैं, अपने लिमिट को और थोड़ा बढ़ाने के लिए, 30+ मार्क अटेंड करने के लिए, आप देखिए कि आप जिस सेक्शन से पहले स्टार्ट कर रहे हैं, मान लीजिए आप पहले स्टार्ट कर रहे हैं पज़ल से, तो मान लीजिए अगर आप देख रहे हैं कि अगर आप पज़ल से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको बहुत टाइम लग रहा है। अगर उसी जगह पे आप देखेंगे कि अगर आपने ट्राई किया कभी, आप कोडिंग डिकोडिंग से स्टार्ट करिए, तो अगर आप देखते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग से अगर आप स्टार्ट करते हैं, फिर सिलोजिज्म करते हैं, या फिर इनइक्वालिटी करते हैं, तो अगर इस तरह आप जाते हैं तो आप देख रहे हैं तो आपका मार्क इंक्रीज हो रहा है, आप मे भी 30+ स्कोर कर सकते हैं या कर रहे होंगे। तो मेरा सजेशन है कि आप स्ट्रैटेजी चेंज करिए। आप देखिए, उस एक स्ट्रैटेजी पे स्टिक मत रहिए, आप स्ट्रैटेजी चेंज करते रहिए। जब आपको लगेगा नहीं ये स्ट्रैटेजी है जो मेरे सूटेबल है, तब आप ठीक है, आप उसी को ही मेन एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बट मेरा ये भी है कि ये स्ट्रैटेजी ओवरनाइट नहीं होगा, आपको मिनिमम 10 से 15 मॉक देने होंगे अपने नए स्ट्रैटेजी पर। तो आप अपने जितना जल्दी हो सके अपनी स्ट्रैटेजी को इम्प्रोवाइज़ करिए, इम्प्लीमेंट करिए, ताकि आप रीजनिंग में 30+ मार्क ला सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।